स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और हम समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाओं के अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम समाज और समुदाय को पढ़ चुके हैं। और आज हम समाजशास्त्र की एक मौलिक अवधारणा समिति, एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती है। ये हम सभी जानते हैं। और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और समुदाय में अपने जीवन को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमें इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना ज़रूरी होता है। अपनी इन अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। अपने कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोग करके किसी संगठन की स्थापना करता है और कार्य करता है, तो इसी से समिति का जन्म होता है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट हो जाता है कि जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं और वे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को ही हम समिति या एसोसिएशन कहते हैं। समिति को कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा परिभाषित भी किया गया है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया है। फेयरचाइल्ड ने कहा है कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। गिन्सबर्ग ने कहा है कि समिति एक दूसरे से जुड़े हुए सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि समिति एक ऐसा संगठन है जो विशेष स्वार्थों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समिति को मनुष्यों के विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी कुछ एक कार्यकारिणी भी होती है। समिति की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है इसलिए हम समिति को भी एक मूर्त संगठन कहते हैं, क्योंकि व्यक्तियों के समूह को हम देख सकते हैं और इसीलिए हम समिति जो कि व्यक्तियों का समूह है उसे एक विमूर्त संगठन मानते हैं। दूसरी विशेषता है समिति का कुछ ना कुछ निश्चित उद्देश्य अवश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं और किसी उद्देश्यहीन समूह को हम समिति नहीं कह सकते हैं। तीसरी विशेषता है समिति की विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या हम कहें कि कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं जिससे समिति कहा जाता है। एक निश्चित संगठन है समिति। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है और संगठन के बिना कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को संगठन के अभाव में समिति हम कह ही नहीं सकते हैं। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम और उपनियम भी होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के व्यवहार या आचरण को हम नियमित और नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी कुछ योग्यताएं होती हैं, सदस्यता शुल्क भी हो सकता है, कुछ निश्चित कार्य प्रणाली भी होती है। समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब वह व्यक्ति उस समिति की सदस्यता से त्याग पत्र भी दे सकता है और इसीलिए समिति की सदस्यता को ऐच्छिक माना गया है, अनिवार्य नहीं। समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ऐच्छिक सदस्यता होती है और कोई भी व्यक्ति किसी भी समय समिति का सदस्य बन सकता है और समिति को छोड़कर त्यागपत्र भी दे सकता है। तो यहीं पे स्पष्ट हो जाता है कि समिति की जो प्रकृति अस्थायी होती है। समिति कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और उन उद्देश्यों को पूरा होने पर उस समिति को समाप्त भी कर दिया जाता है। जैसे शिक्षण संस्थाओं में छात्र कुछ मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का गठन करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। उन लोगों के
मांगों के पूरा हो जाने पर संघर्ष समिति भंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार समिति का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, और जैसे ही वे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं वैसे ही समिति भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ये टेम्पररी या अस्थायी प्रकृति वाली मानी जाती है। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है, और इन समितियों के सदस्य सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। समिति साध्य नहीं होकर साधन होती है। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधन मात्र होती है, वे अपने आप में साध्य नहीं होती। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, ना कि अपने आप में साध्य है। तो इस प्रकार से ये समिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे समिति के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से हैं। समितियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे कि आर्थिक समिति, राजनीतिक समिति, धार्मिक समितियां, शैक्षणिक समितियां, सांस्कृतिक समितियां और मनोरंजनात्मक समितियां। समिति के उदाहरणों के रूप में व्यापारिक समितियों, मजदूर संगठनों, व्यावसायिक समितियों, सहकारी समितियों, सुधार आंदोलन संगठनों, राजनीतिक दलों, पंचायतों, विभिन्न समाज कल्याण समितियों, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि का उल्लेख किया जा सकता है। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उसे समिति माना जाए या नहीं। ऐसे संगठनों में परिवार एवं राज्य आते हैं, जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में विचार किया जा रहा है। पहला है, क्या परिवार एक समिति है? परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में परिवार एक समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और अंत में यही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है, और इसलिए परिवार को एक समुदाय माना गया है। लेकिन ये बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही हो सकती है, लेकिन आधुनिक परिवार के लिए हम ये नहीं कह सकते कि परिवार एक समुदाय है। आधुनिक परिवार में कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिवार की स्थापना की जाती है, और परिवार अपने सदस्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ति का अवश्य करता है। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में नहीं होती है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा अनेक अन्य समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि ये सही है कि परिवार बच्चों के लिए समिति से कुछ अधिक ही है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों की स्थापना और अनेक अन्य समितियों की सदस्यता ग्रहण करते जाते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या राज्य एक समिति है या नहीं। राज्य को कुछ विद्वानों ने एक समिति माना है, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सोच विचार कर की जाती है, इसलिए राज्य एक समिति है। इसका संबंध समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च या व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है, लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, दूसरी ओर किसी भी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर समुदाय की विशेषता है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता या प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वो कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है, जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे यहाँ पे स्पष्ट है कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशिष्ट प्रकार की महासमिति माना जा सकता है, एक ग्रेट एसोसिएशन हम कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि समिति और समाज में अंतर क्या है, क्योंकि हम समाज की अवधारणा को भी पढ़ चुके हैं और हमने समिति की अवधारणा, इसकी डेफिनेशंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे अंतर कर सकते हैं कि समिति और समाज में क्या क्या अंतर या डिफरेंसेस हैं। जैसे समिति
व्यक्तियों का समूह है। लेकिन क्या समाज व्यक्तियों का समूह है? नहीं। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण यह अमूर्त है, जबकि समिति को हम मूर्त कह सकते हैं क्योंकि व्यक्तियों के समूह को देखा जा सकता है। दूसरा अंतर हम करते हैं कि समिति व्यक्तियों का समूह होने के कारण समिति मूर्त है और सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। तीसरा अंतर है समिति का निर्माण समाज के व्यक्तित्व में आने के बहुत बाद की घटना है, जबकि समाज का अस्तित्व किसी न किसी रूप में हमेशा ही रहा है और उस समय भी जब मानव असभ्यता और बर्बरता के युग में था। अगला अंतर है कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय समिति का सदस्य बन सकता है और वो जब चाहे समिति के सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता के कारण या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही किसी समिति का सदस्य बनता है। लेकिन समाज व्यक्ति के जीवन के लिए व्यक्ति अपना जीवन अनिवार्यतः समाज में ही बिताता है और इसी कारण उसे एक सामाजिक प्राणी माना गया है। समाज से पृथक व्यक्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, लेकिन समाज की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती बल्कि अनिवार्य होती है, क्योंकि व्यक्ति को समाज में रहकर ही अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज का सदस्य बनना होता है। अगला अंतर है समिति एक अस्थायी संगठन है। जैसा कि हमने अभी इसकी विशेषताओं में पढ़ा है कि समिति एक अस्थायी संगठन है। क्यों? क्योंकि समिति कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया व्यक्तियों के समूह के द्वारा बनाया गया एक संगठन है और जैसे ही वह उद्देश्य या मांगे पूरी हो जाती है वैसे ही समिति समाप्त हो जाती है। तो एक प्रकार से स्थायी संगठन न होकर अस्थायी संगठन है, जबकि समाज समिति की तुलना में एक स्थायी अवस्था है। समिति की स्थापना निश्चित उद्देश्यों को लेकर जानबूझकर की जाती है। जब कुछ लोगों के कुछ सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं तो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जानबूझकर समिति का निर्माण करते हैं। लेकिन समाज का निर्माण जानबूझकर नहीं होता है, बल्कि समाज धीरे धीरे स्वतः ही विकसित होता है। समिति सहयोग की भावना पर आधारित होती है। जिन लोगों ने समिति का निर्माण किया है अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वे लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग की भावना पर ये आधारित होती है। यदि वे एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो उनके निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन समाज में, जैसा कि हमने समाज की विशेषताएं पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि समाज में केवल सहयोग ही नहीं पाया जाता बल्कि संघर्ष भी पाया जाता है। तो समाज सहयोग के अलावा संघर्ष की भावना भी समाज में पाई जाती है। नेक्स्ट है समिति। व्यक्ति एक साथ कई समितियों की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। एक व्यक्ति के विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं अपने जीवन में और उन विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे एक ही समय में अलग अलग समितियों का सदस्य बन सकता है। जैसे कि धार्मिक समिति, सामाजिक समिति, शैक्षणिक समिति, इन विभिन्न समितियों का वो सदस्य एक समय में बन सकता है और उनकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। लेकिन व्यक्ति एक समय में एक समाज से ही संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि समिति और समाज में क्या अंतर है और समिति के महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, क्या परिवार एक समिति है, क्या राज्य एक समिति है, इसका अध्ययन हमने आज के वीडियो में किया है।